दोस्तों नमस्कार। ज़रा एक बात सोचिए, आप देश की सबसे बड़ी अदालत में बैठे जज हैं। आपके सामने एक 96 पन्ने का हलफनामा रखा है जिसमें साफ लिखा है कि आपके देश के सांसदों में से आधे से भी ज़्यादा पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपके देश के 28 मुख्यमंत्रियों में से 14 मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। 4192 मामले सांसदों और विधायकों के खिलाफ अदालतों में लंबित है। और ये सब आंकड़े कोई विपक्षी पार्टी नहीं दे रही है, ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के अपने नियुक्त एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया जी ने खुद हलफनामा दायर करके अदालत के सामने रखे हैं। अब बताइए, अगर आप उस जज की जगह होते तो क्या करते। और अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी क्या रुख अपनाएंगे। क्या ये 326 सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों की कुर्सी खतरे में है? इसी बड़े सवाल पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो पूरी रिपोर्ट का सार समझिए, क्योंकि आंकड़े जब सामने आते हैं तो वो कहानी अपने आप कहते हैं। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर हुआ है उसे अधिवक्ता स्नेहा कलिता के जरिए फाइल किया गया है। और ये पूरी रिपोर्ट राजनीति के अपराधीकरण को लेकर के है, जो एक जनहित याचिका पर बनी है जिसे बीजेपी के अपने ही नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। यानी बात कोई कांग्रेस नहीं उठा रही है, कोई तीसरा मोर्चा नहीं उठा रहा है, ये बात खुद बीजेपी की एक नेता ने कोर्ट में उठाई है। अब आंकड़े देखिए, लोकसभा में 543 सांसद हैं, इनमें से 251 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी लगभग 46%। यानी आप जिस लोकसभा से उम्मीद रखते हैं कि वो कानून बनाएगी, उसी लोकसभा में हर दूसरा सांसद खुद किसी न किसी कानूनी झमेले में फंसा हुआ है। और सबसे डरावना आंकड़ा तो अभी बाकी है दोस्तों। इन 251 में से 170 सांसद ऐसे हैं जिन पर संगीन अपराधों के मामले चल रहे हैं। ऐसे मामले जिनमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है। मतलब हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नफरत भरे भाषण जैसे मामले बहुत सारे हैं। 30% सांसद यानी कि हर तीसरा माननीय ऐसे अपराधों में आरोपी हैं। ये हाल है राज्यसभा का। 243 में से 75 सांसदों पर मामले दर्ज हैं, यानी 43%, और इनमें से 40 पर संगीन आरोप है। और अगर लोकसभा और राज्यसभा को जोड़े तो कुल संख्या 326 बनती है। यानी हमारे देश की संसद में 326 माननीय ऐसे बैठे हैं जो खुद कानून के कटघरे में खड़े हैं, और यही लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे स्कूल का हेडमास्टर खुद कक्षा बंद करके सिनेमा देख रहा हो और बच्चों को गैर हाजिरी पर डांट रहा हो। मुख्यमंत्रियों की बात करें तो और भी बड़ा झटका लगता है। देश के 28 राज्यों में से 14 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी बाकायदा 50%। सबसे ऊपर नाम आता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का, जिन पर पूरे 89 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। भाई 89, ये कोई साधारण संख्या नहीं है दोस्तों, ये तो पूरी क्रिकेट टीम के 11 गुना है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी हैं, इन पर 19 केसेस हैं। यही तो वो जनाब हैं जिन पर पहले खुद बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुले, चमके, फिर मुख्यमंत्री बन गए, और आज सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में इनका नाम दूसरे नंबर पर है। बीजेपी के पास शायद इसका भी कोई नैरेटिव तैयार होगा कि जब हमारे साथ थे तब सारे केस झूठे थे, जब हमारे साथ आ गए तो सारे केस भी हमारे साथ आ गए। लेकिन अब उनमें कोई गंभीरता नहीं है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार जी हैं, इन पर 19 केस दर्ज हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात नोटिस करने वाली है। आप कोई भी बड़ा टीवी चैनल खोल करके देख लीजिए, आपको सिर्फ इन 3 मुख्यमंत्रियों के नाम मिलेंगे, वो भी उन 3 में से जो कांग्रेस के हैं या फिर पहले TMC में थे। बाकी 11 मुख्यमंत्रियों के नाम कहीं नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, इसका जवाब आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए। जो मीडिया इस देश को खबरें दिखाने के नाम पर पैसे कमाता है, वो पूरी सूची नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ वही नाम दिखाएगा जो अपनी सत्ता को सूट करता है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सलीके से ढांप दिया गया है। पर्दा डालना इस मीडिया की सबसे बड़ी कला है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये सब आंकड़े अगर आ ही गए हैं तो आगे क्या, यही तो असली सवाल है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर पिछले कई सालों से ये रिपोर्ट निकाल रहा है। हर चुनाव के बाद बताता है कि कितने सांसद क्रिमिनल हैं, कितने विधायक क्रिमिनल हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। 2018 से सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी कर रहा है, कह चुका है कि सांसदों विधायकों के मामले में जल्दी सुनवाई हो, स्पेशल कोर्ट बनाया जाए, अलग बेंच बनाई जाए, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा है शून्य। हलफनामे में साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम कोशिशों के बावजूद लंबित मामलों की संख्या 2018 के बाद से लगभग वहीं की वहीं है। हर साल जितने मामले निपटते हैं उतने ही नए दर्ज हो जाते हैं। 2025 में 1243 मामले निपटाए गए और उसी साल 1050 नए मामले दर्ज हुए। यानी हाथ की सफाई का खेल है, एक तरफ से हटा दो, दूसरी तरफ से डाल दो, आंकड़ा वहीं का वहीं। कुल 4192 मामले अभी भी लंबित हैं। ये कोई 1-2 साल का बैकलॉग नहीं है, कई मामले तो 10 साल, 20 साल, यहाँ तक कि 30 साल पुराने भी हैं। एक पुरानी एडीआर रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार के एक विधायक के खिलाफ मामला 21 साल से लंबित है। 21 साल, यानी कि उनकी अगली पीढ़ी भी विधायक बन जाए तब भी मामला नहीं निपटेगा। पश्चिम बंगाल के एक विधायक के खिलाफ मामला 30 साल पुराना है। यही तो हमारे न्यायिक तंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। न्याय में देरी, न्याय से इनकार है। ये कहावत सुनी तो सबने है, लेकिन इसका पालन कोई नहीं करता है। अब राज्यवार आंकड़े देखिए, हैरानी और बढ़ जाएगी। केरल का नंबर सबसे ऊपर है। यहाँ 20 लोकसभा सांसदों में से 19 यानी 95% पर मामले दर्ज हैं। सोचिए, 95%, यानी केरल की जनता ने जिस भी नेता को चुन करके भेजा है, तकरीबन सब के सब क्रिमिनल केसों में लिपटे हुए हैं। इनमें से 11 पर संगीन मामले हैं। तेलंगाना दूसरे नंबर पर है, 17 में से 14 सांसद यानी कि 82%। ओडिशा में 76%, झारखंड में 71%, तमिलनाडु में 67%, उत्तर प्रदेश में 80 सांसदों में से 34, बिहार में 40 में से 19, महाराष्ट्र में 48 में से 17, पश्चिम बंगाल में 42 में से 16। मतलब हर बड़े राज्य में तस्वीर लगभग एक जैसी है। और मज़ेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पूरी रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट को मिली ही नहीं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक अपनी रिपोर्ट भेजी ही नहीं है। यूपी में क्या स्थिति है? 80 सांसद हैं। अगर पूरा डेटा आ जाए तो शायद और तस्वीर हिल जाएगी। अब असली सवाल पर आते हैं दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों, यहाँ 3 लोग जिम्मेदार हैं। पहला जिम्मेदार है खुद वो व्यक्ति जिसने अपराध किया, ये बात तो साफ है। दूसरा जिम्मेदार है वो पार्टी जिसने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, क्योंकि सारी पार्टियां जानती है कि किस उम्मीदवार पर कौन से केस हैं, फिर भी टिकट देती है क्योंकि उन्हें जिताऊ चेहरा चाहिए, ईमानदार चेहरा नहीं। और तीसरा जिम्मेदार, माफ़ कीजिएगा कहना पड़ रहा है, वो हम खुद हैं, यानी कि जनता। क्योंकि आखिर वोट तो हम ही देते हैं। जब पर्ची पर छाप लगती है तो हमें पता होता है कि किस उम्मीदवार पर कितने केस हैं। एडीआर की वेबसाइट पर सारी जानकारी मुफ्त में उपलब्ध है। चुनाव आयोग की साइट पर हलफनामे मौजूद हैं, फिर भी हम जाति देख करके, धर्म देख करके, गोत्र देख करके, समुदाय देख करके, इलाके की गुटबंदी देख करके वोट देते हैं। कोई हमें 500 रुपये दे देता है तो हम अपनी कीमत उतनी मान लेते हैं। कोई शराब की बोतल भिजवा देता है तो हम अपने 5 साल उसके हाथ में बेच देते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि नेता खराब है, राजनीति खराब है, देश खराब है। भाई, नेता चुनते तो हम ही हैं। यहाँ 2 कानूनी सुधार हो जाएं तो देश की तस्वीर बदल सकती है। पहला, अगर कोई उम्मीदवार धर्म के नाम पर वोट मांगे तो चुनाव आयोग को उसका नामांकन तुरंत रद्द कर देना चाहिए। धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करना खुद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के मुताबिक भ्रष्ट आचरण है, लेकिन इसका पालन कोई नहीं करता। इसका पालन कराने की हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पाता। दूसरा सुधार, जिस उम्मीदवार पर 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले संगीन मामले लंबित हों, उसे चुनाव लड़ने से ही रोक दिया जाए। अभी क्या नियम है? अगर सज़ा हो जाए तब जाकर के सदस्यता जाती है, लेकिन जब आदमी 20-20, 30-30 साल तक ट्रायल ही खींचते रहे तो सज़ा कब होगी? तब तक तो आदमी 6-6 बार सांसद बन चुका होगा, मंत्री बन चुका होगा, मुख्यमंत्री बन चुका होगा और शायद प्रधानमंत्री भी। ज़रा सोचिए, आप अगर एक साधारण नागरिक हैं, आप पर एक छोटा सा भी मामला दर्ज हो जाए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती, पासपोर्ट पर रोक लग जाती है, बैंक लोन नहीं मिलता। लेकिन वहीं आप अगर सांसद बनना चाहे तो चाहे 89 केस हों, चाहे 19 साल हत्या के आरोप में जेल में रहे हों, आप चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है? एक कर्मचारी पर भरोसा नहीं, लेकिन उसी कर्मचारी के मालिक पर भरोसा,
और सबसे बड़ी विडंबना ये कि जेल में बंद व्यक्ति तक चुनाव लड़ सकता है। जेल में जब आपके सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, आप वोट तक नहीं दे सकते, तो चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे बचा रहता है। यहाँ भी कानून में तत्काल संशोधन की ज़रूरत है। कहा जा सकता है कि आरोप लगाना आसान है, राजनीतिक बदले की भावना से भी केस हो सकते हैं, इसीलिए सिर्फ मामला दर्ज होने से किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ये तर्क भी सही है, लेकिन इसका हल है कि जिस पर मामला दर्ज हो उसकी तेज़ी से सुनवाई हो, 1 साल के अंदर फैसला आ जाए, तब न कोई झूठा फंसाया जाएगा, न कोई सच्चा बनेगा। लेकिन ये होगा तभी जब जज खुद इस मामले पर सख्त होंगे, जब सुप्रीम कोर्ट खुद हस्तक्षेप करेगी। और अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी के सामने ये हलफनामा है, सारे आंकड़े हैं, सारे सबूत हैं। अब चाहे तो एक ऐतिहासिक फैसला दे सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कभी इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द करके इतिहास रचा था। ऐसा फैसला जो आने वाले कई सालों तक देश की राजनीति की दिशा बदल दें। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि जब हर पार्टी के सांसद इस लिस्ट में हैं, तो हर पार्टी अपने अपने सांसदों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, कानूनी दांवपेच खेल जाएंगे, स्थगन मांगेंगे, तकनीकी बहानेबाजी होंगी, लेकिन जनता की नज़र इस पर टिकी है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात कहनी है। ये सिर्फ सांसदों और मुख्यमंत्रियों के आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े हमारे लोकतंत्र के सेहत के हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारी बेटी डेमोक्रेसी अंदर से कितनी कमज़ोर हो चुकी है। जब आधे से ज़्यादा सांसद कानूनी झमेले में उलझे हों, जब हर तीसरा माननीय संगीन अपराधों का आरोपी हो, तब कैसा लोकतंत्र। और यहाँ सिर्फ सांसद विधायक की नहीं, राज्य विधानसभाओं में तो हाल और भी भयावह है। पूरे देश में लगभग 4000 से ज़्यादा विधायकों पर मामले दर्ज हैं। मतलब ग्राम पंचायत से लेकर के सांसद तक हर स्तर पर यही कहानी है। यहाँ कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका भी समझनी होगी। जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आती है, कुछ चुनिंदा नाम फ्लैश किए जाते हैं, कुछ को छिपाया जाता है। रेवंत रेड्डी, शिव कुमार, अधिकारी, ये 3 नाम हर तरफ दिख रहे हैं, लेकिन बाकी 11 मुख्यमंत्री कौन हैं, उन पर क्या केस है, ये सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। जो पूछे तो उसे तुरंत गद्दार, देशद्रोही, अर्बन नक्सल घोषित कर दिया जाता है। यही तो सूचना युद्ध का सबसे नया हथियार है। आधा सच पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, इस पूरी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं होता, लोकतंत्र होता है सूचना के आधार पर फैसला लेना, ज्ञान के आधार पर विकल्प चुनना, अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी निभाना। हर मतदाता के पास आज इंटरनेट है, हर मतदाता के पास मोबाइल है, हर मतदाता के पास एडीआर की वेबसाइट देखने की सुविधा है। 5 मिनट का काम है, अपने उम्मीदवार का पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। इसके बाद अगर आप वही उम्मीदवार चुनते हैं तो कल की तस्वीर के लिए आप भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। और अगर आप हिम्मत करके किसी साफ सुथरे उम्मीदवार को चुनते हैं, चाहे वो हारे या जीते, तो कम से कम आपने अपनी तरफ से लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश तो की है। एक बात और, नोटा का बटन भी है। 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये विकल्प दिया था, अगर सारे उम्मीदवार खराब लगे तो नोटा दबाइए। ये कहने का मौका है कि आपने पर्ची पर सोच समझ करके विरोध जताया है। भले ही नोटा से चुनाव रद्द नहीं होते, लेकिन यह आंकड़ा बड़ा हुआ तो पार्टियां सोचने पर मजबूर होंगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी क्या रुख अपनाते हैं? क्या तेजी से सुनवाई का आदेश देते हैं? क्या स्पेशल कोर्ट को और मजबूत करने की व्यवस्था करते हैं? क्या 326 सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों में से जिन पर सजायाब होने वाले संगीन मामले हैं, उनकी सुनवाई 3-6 महीने के अंदर पूरी करने का आदेश देते हैं? ये देखने वाली बात होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने वाकई ऐतिहासिक फैसला दे दिया तो आने वाले चुनाव में तस्वीर बहुत बदल सकती है। कोई अपराधी दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई पार्टी दागी उम्मीदवार को टिकट देने से पहले 100 बार सोचेगी। और सबसे बड़ी बात, जनता के मन में इस बात का विश्वास बहाल होगा कि हमारा लोकतंत्र वाकई साफ हो सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी टाल मटोल में लग गई, अगर ये मामला भी पिछली दर्जनों रिपोर्टों की तरह ठंडे बस्ते में चली गई, तो समझ लीजिए हमारा लोकतंत्र और गहरे अंधकार में डूब जाएगा।
तो आप बताइए कमेंट में आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या आपके अपने इलाके के सांसद या विधायक पर कोई केस दर्ज है? क्या आप वोट देने से पहले उम्मीदवार का पूरा रिकॉर्ड देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत की जनता अब जाग करके सिर्फ धर्म जाति के नाम पर वोट देना बंद करेगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर बड़ी खबर और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं जल्दी ही एक और खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।